गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो बेसिकली फिर वही आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड में। तो ट्रेड क्या है? बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। अब अगर अकॉर्डिंग टू बुक अगर चलते हैं तो ट्रेड इज़ ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है आपका नेशनल ट्रेड और एक आपका होता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो नेशनल ट्रेड कौन सा होता है? ट्रेड विद इन द कंट्री। नेशनल ट्रेड किसको बोलते हैं? ट्रेड विद इन द कंट्री। और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड। सही है। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का आपका बेसिकली हिस्ट्री क्या है ना। हर एक स्पेसिफिक चीज़ का अपना एक हिस्ट्री होता है, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड का भी अपना एक हिस्ट्री है। सही है। तो पहले आते हैं प्रिमिटिव लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिमिटिव लेवल में क्या था, मतलब उस टाइम जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना जो है थोड़ा रिस्की था, इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड होता था। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड मतलब बेसिकली आप लोकल ट्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रेडिंग मटेरियल था बेसिक कमोडिटी था, जैसे हाँ क्लोथिंग, ठीक है, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, ये सब। और उस टाइम हम बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम, मतलब उस टाइम बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सिल्क रूट, आपने नाम सुना होगा सिल्क रूट, है ना। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है सिल्क रूट का, है ना, क्योंकि वो पहला रूट था जहाँ से ट्रेड वगैरह हुआ करता था, ठीक है। सिल्क रूट आपका किसको कनेक्ट करता था, देखते हैं। रोम टू चाइना, सिल्क रूट में रोम टू चाइना आपका लिंक था। रोम टू चाइना की आपको लिंक मिलता था सिल्क रूट में। 6,000 किलोमीटर का रूट था, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ आपका इंपोर्ट होता था? ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वूल एंड प्रीशियस मेटल्स एंड मेनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज। सही है। उसके बाद 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है आपका स्लेव ट्रेड शुरू हो गया, ठीक है। स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। उसमें क्या होता था, जो डच ये जो ब्रिटिशन थे, जो कॉलोनीज थे, वो क्या करते थे, अफ्रीका से जो है फोर्सफुली कुछ स्लेव कैप्चर करते थे और उन्हें अपने देश में भेज देते थे। किस चीज़ के लिए? फॉर सप्लाई ऑफ लेबर, है ना। हम इसको फोर्स्ड लेबर बोल सकते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर। कहाँ पे वो लोग काम करता था जाके? वो लोग के प्लांटेशन फील्ड में काम करता था, ठीक है। कॉलोनीज लोग क्या करते थे, अफ्रीका से लोग उठाते थे और अपने अपने देशों में ट्रांसफ़र कर देते थे फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग और प्लांटेशन, है ना। फ्री लेबर हम बोल सकते हैं, फ्री लेबर, है ना। उसके बाद जो है स्लेव ट्रेड पहला आपका डेनमार्क में बैन हो गया था, ठीक है। उसका डेट आपका 1792। सही है। उसके बाद जो है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स का डिमांड बढ़ गया, फिनिश प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी धीरे धीरे इसी से फ्रॉम दिस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द टू टर्म्स गॉट देयर बर्थ, है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों टर्म्स जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही हम बोल सकते हैं कि इन दोनों टर्म का जन्म हुआ, है ना। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिमांड हो रहा था ना उस टाइम, फिनिश्ड प्रोडक्ट का या फिर रॉ मटेरियल्स का या फिर बल्क मटेरियल का बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड हो रहा था, क्योंकि मार्केट भी बढ़ रहे थे, है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, है ना। तो उसीलिए जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपको हर एक पर्टिकुलर प्लेस में हर एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता है ना, आपको कहीं ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ता है। सही है। तो ये आपका गया यहाँ ये वाला पोर्शन। और जो अभी हम जो टैक्सेस पे करते हैं, हम या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, है ना, वो फर्स्ट आपका शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कौन कौन से बेसिस पे होता है ना, कौन कौन से बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है? पहले आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम आते हैं, या फिर जियोलॉजिकल
कॉम्पोजिशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, मिनरल रिसोर्सेस है, ठीक है, क्लाइमेट। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या मतलब, कुछ कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो ट्रेड को इफेक्ट करते हैं, है ना, या फिर जिन पे ट्रेड डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। फिर हमारा बात किया गया है मिनरल रिसोर्सेज का। बेसिकली ट्रेड ह्यूज जो अमाउंट पे होता है आपका मिनरल्स को लेके ही होता है, ठीक है। तो जहाँ मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और अगर डिमांड है तो आपको मिनरल रिसोर्सेज एक माने फैक्टर प्ले करता है ना। उसके बाद आपका आता है क्लाइमेट, ठीक है। कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स विच इज़ टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड नीड्स फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसको जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया रबर का, ठीक है, रबर का दिया, बनानास, कोकोआ, है ना। कोकोआ हम जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन छोड़कर और कहीं ग्रो नहीं कर सकता है ना। उसको पॉपुलेशन फैक्टर्स में क्या है, हम बोल सकते हैं कल्चरल फैक्टर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग अलग कंट्री का अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट होता है ना, और उस आर्ट एंड क्राफ्ट के बेसिस पे ही आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और आपका है साइज ऑफ पॉपुलेशन, हाँ बात सही है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भी बोल सकते हैं, इफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। कैसे, क्योंकि ट्रेड तभी होता है जब डिमांड होता है ना, जब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए, प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रेड चाहिए ना, तभी अगर ना कंज्यूमर्स अपना डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, है ना। तो यही इसका बेसिकली मुझे यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और क्या है आपका, अब आपको बोला स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई स्टेज नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट एरियाज है और डिफरेंट चीज़ पे मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि जो मान लीजिए जो एग्रीकल्चरल एरिया है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर एरिया जो है क्या बनाएगा, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर एरिया जो है एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो क्या खुद कंज्यूम करेंगे, नहीं, बना रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। किसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। और इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर क्या एक्सपोर्ट करेगा, इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर जो है मशीनरी टूल्स, ये एक्सपोर्ट करेगा आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर को। समझ में आ रहा है, बोल सकते हैं एक टाइप का बार्टर सिस्टम ही है, बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा परफेक्ट बार्टर नहीं है, लेकिन फिर भी बार्टर सिस्टम थोड़ा बहुत काम करता है, सही है। आपका फिर है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब ट्रेड रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ना, हम बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ये तो है ही, पिछले क्लास में ही पढ़े थे हम लोग, ट्रांसपोर्ट मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कुछ है ही नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल लाया, वो उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट लगेगा। आपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, अब उसको आप क्या करिएगा, अपने इंडस्ट्री में रखिएगा, अपने घर में सजा कर रखिएगा, नहीं ना, उसको तो आपको एक्सपोर्ट करना है ना, बाहर भेजना है ना, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। एस्पेक्ट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हम फीचर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बताया गया है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बताया गया है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बताया गया, नहीं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इसका अलग सेक्शन है, ठीक है। इसमें बताया गया वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब कितना अमाउंट में ट्रेड हो रहा है ना, कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें क्या बता रहा है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्चुअल टनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स ऑफ द वॉल्यूम। कितना टन ऑफ गुड्स जो है ट्रेड किया जा रहा है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। Therefore, the total value of goods and services traded is considered to be the volume of trade. जितना मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, सही है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड का कॉम्पोजिशन क्या है ना। तो ट्रेड
नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही ट्रेड का कंपोजिशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड हुआ तो फूड ग्रेन्स क्रॉप्स ये इसका ट्रेड होगा। अगर इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर से हुआ तो मशीनरी, फिर हम बोल सकते हैं जो और भी बहुत सारे जो मशीन्स हैं उसके बेस्ड पे होगा। प्राइमरी देखिए, जैसे यहाँ बोला है ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाज डोमिनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी, ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं है। मैन्युफैक्चर गुड्स गेंड इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये तो ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें बस इतना ही जानना है कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड डिपेंड करेगा आपका मटेरियल पे या फिर सोर्स ऑफ जो रॉ मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है आपका, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड का डायरेक्शन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकली द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज, अभी का जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स विच वे आर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते थे, है ना। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी देयर वाज अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो ट्रेड का जो डायरेक्शन था वो रिवर्स्ड हो गया या फिर उसमें एक रिवर्सल देखा गया है, ठीक है। इसमें रिवर्स हो गया, क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल फॉर देयर कॉलोनीज, ठीक है। और यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे या फिर आज भी हैं, तो उनके पास जो है मशीनरी, पहले मैंने आपको ये पहले समझाया, जिसके पास इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर में मतलब जो एरिया इंडस्ट्रियलाइज्ड है वो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो निकला है फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट करेगा, और जिसके पास जो मतलब जो एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जो अपना एग्रीकल्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, या फिर एक्सपोर्ट करेगा। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर कॉलोनीज, ठीक है। यूरोप एंड यूएसए एमर्ज्ड एज मेजर ट्रेड पार्टनर्स इन द वर्ल्ड एंड वी आर लीडर्स इन द ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, ठीक है। यूरोप और यूएसए ये क्या हुआ, मतलब मैन्युफैक्चर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने लगे, किसके वजह मतलब किसके चेंज पे, किसके एक्सचेंज पे हम बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स और फूड ग्रेन्स, है ना। उसके बाद जो है जापान एट द टाइम वाज आल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री, जापान भी था। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनीज while इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड कम्पीटिंग विद डेवलप्ड कंट्रीज। यूरोप अपना कॉलोनीज खो बैठा, ठीक है, यूरोप अपना कॉलोनीज खो बैठा, तब तक जो है इंडिया ये सब जो है मतलब जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे वो इंडिपेंडेंट हो गए और वो लोग वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स, सही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अदर कंट्रीज। वॉल्यूम ऑफ क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री और फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री, सही है। इसको बोलते बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ द वैल्यू, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो क्या होता है आपका, द कंट्री हैज नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कंट्री का क्या है, नेगेटिव, ठीक है, सही है। अगर इंपोर्ट अगर ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से तो जो क्या बोल सकते हैं हम, जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव है, ठीक है। और वो उसी का वाइस वर्सा होता है, और जो एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से तो पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव है ना, यही बात है। अब नेगेटिव होता है तो मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस वुड मीन दैट द कंट्री स्पेंड मोर ऑन बाइंग गुड्स देन इट कैन अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड्स। सही बात है, ठीक है, लॉजिक है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है,
जो देश जो है, कंट्री जो है ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है, और सेल जो है कम कर रहा है ना। सेलिंग कम हो रहा है, बाय ज़्यादा हो रहा है ना। और अगर पॉजिटिव का होगा तो उसका ठीक वाइस वर्सा ही होगा, सही है। अब आता है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है बायलैटरल और एक होता है मल्टीलैटरल, ठीक है। तो बायलैटरल ट्रेड क्या होता है? बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विथ ईच अदर। वर्ड से ही समझ में आ रहा है बायलैटरल, है ना। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बायलैटरल। और मल्टीलैटरल मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज का अंदर जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल, है ना। तो बायलैटरल ट्रेड ने आपको क्या बोला है? बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विथ ईच अदर, दे एंटर इनटू एग्रीमेंट। हाँ, तो सही बात है, आपको अगर दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड करना है तो आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, आप एक एग्रीमेंट साइन करिएगा, उसके बाद जाकर ना कुछ होगा, पक्का तो होगा, है ना। कंट्री ए में एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल्स विद एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम टू कंट्री बी और वाइस वर्सा। मतलब मान लिया कंट्री, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया, कंट्री ए है, कंट्री बी। कंट्री ए बोला कि मैं आपको ये दूंगा और आप मुझे ये दीजिएगा, ठीक है, बहुत हाँ ऐसे बोल सकते हैं। मान लीजिए कंट्री ए जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर है, कंट्री बी जो है इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर है, ठीक है। तो कंट्री ए क्या एक्सपोर्ट करेगा? एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, और क्या इंपोर्ट क्या कराएगा? इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर से जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कराएगा, और वही इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर जो है कंट्री बी जो है वाइस वर्सा, सही है। मल्टीलेयर ट्रेड एज अ टर्म सजेस्ट, मल्टीलेयर ट्रेड इज कंडक्टेड विद मेनी ट्रेडिंग कंट्रीज, ठीक है, वही बात है। केस फॉर फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड का क्या केस है? द एक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन, सही है। द एक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड। दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स। दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स, मतलब जो ट्रेड में रुकावट डालते हैं ना, उसको जो है जब हम नीचे, मतलब उसको जब हम तोड़ देते हैं, उस जो बैरियर को तोड़ते हैं, तो मतलब बैरियर को हम बेसिकली, बैरियर को टैरिफ्स होता है उसको बैरियर बोलते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू कम्पीट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें एक तरह का बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना। यहाँ भी यही, मतलब कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब जितना भी प्रोडक्ट है सारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोला है, ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विथ फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड बाय imposing conditions which are unfavorable with the development of transport and communication system, goods and services can travel faster। क्या बोला यहाँ पे, फिर से देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन along with free trade can adversely affect the economies of developing countries by not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable। हाँ सही बात है, ग्लोबलाइजेशन से आपका जो है नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है ना। ग्लोबलाइजेशन और अगर फ्री ट्रेड को दोनों को मर्ज कर दिया तो आपको जो है क्या बोल सकते हैं, जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना अमाउंट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तारीफ हटा दिया जा रहा है ना। जितना अमाउंट मिलना चाहिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के बाद या फिर ट्रेड करने के बाद उतना आपका अमाउंट नहीं मिल पाएगा, जिससे आपका क्या, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोग का लॉस हो जाएगा ना। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोग को जो है लॉस हो सकता है, क्या लॉस हो जाएगा, है ना। Countries also need to be cautious about dumped goods. Dumped goods of cheaper prices can harm the domestic producers। जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे टर्म दिया है डंपिंग, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग, ठीक है। डंपिंग किसको बोलते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन्स, प्राइस किसी से डिफर करता है फॉर रीजन्स, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग, सही है। तो डंपिंग का डेफिनेशन दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में।
टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई टैरिफ्स, ठीक है, and various other types of restrictions. General Agreement for Tariffs and Trade GATT was found by some countries in 1994. 1994 में GATT फॉर्म किया गया था, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है. इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स और द मेंबर कंट्रीज टू सेट अप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमॉन्ग्स्ट नेशन, and the GATT was transformed into the World Trade Organization from 1st January 1995. तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज बाहर निकलता है कि पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते थे GATT, ठीक है. फ्रॉम 1 जनवरी 1995 से इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, ठीक है. ये इसमें इतना ही है, ठीक है. रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स have come up in order to encourage trade between countries with geographical proximity similarity. ये क्या बोल रहा है? जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स have come up in order to encourage trade between countries with geographical proximity similarity and complementarities in trading items and to curb restrictions on trade of the developing world, ठीक है. मतलब ट्रेड इनकरेज करने के लिए जो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आए, मतलब डेवलप हुए, है ना. कोई मतलब ट्रेड करना हर इंसान के लिए पॉसिबल होता नहीं है ना, हर कंट्री के लिए पॉसिबल होता नहीं, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो है ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनाया गया था, ठीक है ना. दो दिस रीजनल ब्लॉक्स रिमूव ट्रेड टैरिफ्स विद इन द मेंबर नेशंस, ये जरूरी नहीं है, ठीक है. कुछ कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है. अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशंस, ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेड लेना हाँ सही है, म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है नेशन के लिए, ठीक है. म्यूचुअल बेनिफिट होता है इफ़ इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी detrimental to nations if it leads to dependence on other countries. अब जो है डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. इंटरनेशनल ट्रेड से जो है कोई कंट्री किसी कंट्री पर अगर डिपेंड हो जाता है तब वो एक नेगेटिव, हम बोल सकते हैं नेगेटिव साइन है, ठीक है ना. डिपेंडेंट नहीं होना है. दोनों कंट्री के पास कुछ ऐसा है जो कुछ अपना स्पेशलाइज्ड सेक्टर है ना. तो अगर ये कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा तो ये ट्रेड नहीं होगा, ठीक है ना. समझ सकते हैं आप, ये भी एक टाइप का हम बोल सकते कोलोनाइजेशन हो जा रहा है ना. ये डिपेंडेंट अगर हो जाएगा तो दिक्कत है ना. अनइवन लेवल ऑफ राइवलरी लीडिंग टू वॉर्स, हाँ, और उससे इसके वजह से जो है हाँ वॉर्स भी होता है. वही अगर डिपेंडेंस होगा तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा ही दोनों ग्रुप में, है ना. तो डिपेंडेंस नहीं होना, इंडिपेंडेंट रहना है. अब देखिए क्या बोल रहा है. एज कंट्रीज कम्पीट टू ट्रेड मोर, प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पाइरल अप, रिसोर्सेज गेट यूज्ड अप फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड. अब जो है मतलब ट्रेड में भी कंपटीशन हो जा रहा है ना. म्यूचुअल ट्रेडिंग हो रहा है, उसमें भी कंपटीशन है कि हम उस देश से ये ज़्यादा ट्रेड करेंगे. तो कंपटीशन तो हम लोग अपने में कर रहे हैं ना, पर आखिरकार नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें ना पड़ रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट. हमें बस पैसा कमाना, आगे बढ़ना है, लेकिन वो देखना पड़ेगा ना आसपास में जो रिसोर्स हम ले रहे हैं वो तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना. हाँ, इसलिए यहाँ पे बोला गया है रिसोर्सेज गेट यूज्ड अप फास्टर, ठीक है. एज अ रिजल्ट मेरीन लाइफ इज ऑल्सो डिप्लेटिंग फास्ट, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एंड रिवर बेसिन्स सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज. यही बात है, सही है ना. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग इन ऑयल गैस माइनिंग, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है. गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अब आते हैं गेटवेज, ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवेज कौन कौन से होते हैं? पोर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका पोर्ट्स. द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स. कार्गोस एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दिस पोर्ट्स. सही है, पोर्ट्स, बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं ना. टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, कमर्शियल पोर्ट्स, है ना.
टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इनलैंड पोर्ट्स, आउट पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल फंक्शन, ऑयल पोर्ट्स, पोर्ट्स ऑफ कॉल, फिर पैकेट स्टेशन, उसके बाद आपका आता है इंटरपोर्ट पोर्ट्स, नेवल पोर्ट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में इंडस्ट्रियल पोर्ट स्पेशलाइज्ड इन बल्क कार्गो, लाइक बल्क जो बल्कि मटेरियल को जो हैंडल करता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, ठीक है। शुगर और आयरन और ऑयल, केमिकल्स और जो सिमिलर मटेरियल्स होते हैं। कमर्शियल मतलब जनरल कार्गो, पैकेज प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स, ये मैन्युफैक्चर में कमर्शियल को जो है मैन्युफैक्चर गुड्स को लेकर हैंडल करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स बेसिस ऑफ लोकेशन में हमने पढ़ा इनलैंड पोर्ट्स, दिस पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट से जो है बहुत ही लोग अलग होता है, ठीक है ना। और दे वी आर लिंक टू द सी थ्रू द रिवर और कैंडल, ठीक है। ये इसका यही है। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। Rhine had several ports like Mannheim and Duisburg, and Kolkata is located on a river Hooghly, a branch of river of Ganga, सही है। Outports जो है, these are deep water ports built away from the actual ports. These serve the parent ports by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size. कुछ जो है शिप होते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए जो आउटपोर्ट बनाया गया, आउटपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ पोर्ट ना बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑयल पोर्ट्स, समझ में, ऑयल से नाम से समझ में आ रहा है, जो रिफाइनरीज होते हैं, ठीक है। फिर पोर्ट्स ऑफ कॉल, दिस आर द पोर्ट्स विच ओरिजिनली डेवलप एज कॉलिंग पॉइंट्स ऑन द मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, ये मतलब बेसिकली जो कॉलिंग पर्पस के लिए होता है। पैकेट स्टेशन ऑकर इन पार्ट्स लोकेटेड इन सच अ वे दैट दे फ्री, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दिस पैकेट स्टेशन आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब जो पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन उसको बोलते हैं पैकेट स्टेशन, ठीक है। और एंट्री पोर्ट्स, दिस आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट, मतलब ये एक टाइप का कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे गुड्स मंगाया जाता है, रखा जाता है एक्सपोर्ट के लिए, है ना। नेवल पोर्ट्स, दिस आर पोर्ट्स विच हैव ओनली strategic importance. These ports serve warship and have repair workshops for them. Kochi and Karwar are example of such ports in India, ठीक है। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही है। पिछले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो थोड़ा सा आपका याद करने वाला चैप्टर था, पर ये वाला जो इसमें कॉन्सेप्चुअल है और मैंने जितना हो सका आपको समझाया है ना। तो फिलहाल आज का जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं अगले दिन।